मेरी आँखें बंद थीं और मुझे कई लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा शरीर बेजान पड़ा था। मैं बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मैं अपने हाथ-पैर भी नहीं हिला पा रही थी। मैं पूरी ताकत से अपनी आँखें खोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन खोल नहीं पा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी तक इनको होश क्यों नहीं आया? अब तक तो इनको होश आ जाना चाहिए। तभी मेरे बहुत कोशिश करने पर मैं धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलती हूँ। मुझे धुंधला-धुंधला सा दिखाई देता है कि मेरे पास में मास्क लगाकर एक डॉक्टर खड़ा है। मेरी आंखें खुलते ही वह कहते हैं, इनको होश आ गया है, इनको चेक कर लो। डॉक्टर की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी लेकिन मास्क लगे होने की वजह से मैं उनका चेहरा नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर मुझे चेक करके चले जाते हैं। तभी मैं अपने बारे में सोचना शुरू करती हूँ कि मैं यहाँ कैसे आई और मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था। दूसरे दिन वह डॉक्टर फिर मुझे चेक करने के लिए आते हैं। उनका मेरा हाथ पकड़ने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मुझे छूने का एहसास भी बहुत पुराना लग रहा था। डॉक्टर की आवाज़ सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं डॉक्टर का चेहरा देखने के लिए बेताब थी, जैसे मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ। मैंने डॉक्टर से उनका नाम पूछा तो मेरी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए और फिर नज़र नीचे करके बोलते हैं, क्या करोगी जानकर? उनकी नज़रों में बहुत कशिश थी। उनकी नज़रें मुझसे बहुत सी शिकायतें कर रही थीं। बिना बोले ही बहुत कुछ बोल रही थीं। उन आँखों की गहराई को मैं पढ़ पाती इससे पहले डॉक्टर मुझे चेक कर चले जाए। धीरे धीरे मुझे अस्पताल में बहुत वक्त बीत गया था, लेकिन मुझे देखने के लिए मेरा अपना कोई नहीं आया था। मैं नर्स से पूछती हूँ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया था? तो वह कहती है, तुम एक एक्सीडेंट में बेहोशी की हालत में यहाँ आई थी। इधर डॉक्टर की आवाज़ मुझे किसी अपने के होने का एहसास कराती थी, लेकिन वह जब भी मेरे पास आते मास्क लगाकर आते थे। एक दिन वह मरीजों को चेक करके अपने कैबिन में वापस जा रहे थे। मैं भी चोरी से उनका पीछा करती हुई इनके कैबिन तक पहुंच जाती हूं। मैं दरवाजे पर दस्तक दिए बिना ही अंदर चली जाती हूं। मेरे सामने बिना मास्क लगाए डॉक्टर की कुर्सी पर जो इंसान बैठा था उसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ जाता है। अभी तक जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा था उसे देखने के लिए मैं इतनी बेताब थी। आज उस इंसान को देखकर मेरे मुंह पर यादों का एक बहुत जोरदार तमाचा लगता है और मैं वहीं से बिना कुछ कहे उल्टे पैर रोती हुई भागती हुई अस्पताल के बगीचे में आकर बैठ जाती हूँ और फूट फूट कर रोने लगती हूँ, क्योंकि वह डॉक्टर कोई और नहीं, हमारे यहाँ काम करने वाले माली काका का लड़का अनुज था, जो बचपन से ही मुझे बहुत पसंद करता था। लेकिन मैं अपने बाप के पैसों के घमंड में हमेशा ही उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। मुझे अक्सर खेलते वक्त चोट लग जाती थी। तब अनुज हमेशा मुझसे कहता था, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर तुम्हारा इलाज करूँगा। तब मैं उससे कहती थी, तुम्हारी औकात है डॉक्टर बनने की? और मैं अपने दोस्तों के साथ में उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मेरे पापा के दोस्त का लड़का अभय, उससे प्यार हो गया। जब मैंने अभय से शादी करने का फैसला घर में बताया तो घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि अभय एक बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन उस वक्त भी अनुज मेरे पास आया और उसने मुझसे यह शादी करने से मना किया। उसने मुझसे कहा, अभय एक सही लड़का नहीं है, तुम मुझे नहीं पसंद करती हो ना सही, किसी और लड़के से शादी कर लो, अभय एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं पैसे के घमंड में चूर थी, इसलिए मैंने अनुज को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया और अपनी इस गलती का एहसास मुझे शादी के बाद हुआ। शादी के बाद मुझे पता चला कि अभय की कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए उसने पैसों के लिए मुझसे शादी की। शादी के 1 महीने बाद ही पापा को हार्ट अटैक से मौत हो गई और शादी के 6 महीने बाद ही उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और मेरा कार एक्सीडेंट करवा दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है। तभी अनुज मेरे पास बगीचे में आकर खड़ा हो जाता है और वह मुझसे कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अपने बेड पर आराम करो चलकर। लेकिन अब मेरी अनुज से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं वहाँ से अस्पताल के गेट की तरफ भागना शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मैं अब जीना नहीं चाहती थी। अनुज मेरे पीछे पीछे आता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लेता है।
मैं उससे कहती हूँ मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तब अनुज मुझसे कहता है अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम्हें कोई हक नहीं है उस बच्चे की जान लेने का। उस वक्त मुझे पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मुझे चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनुज मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड तक लेकर जाता है। अनुज मेरी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था और मैं अब अनुज को पसंद करने लगी थी। मुझे अनुज का साथ अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं अनुज से कहती हूँ हम कहीं घूमने चलते हैं। अनुज मुझे नैनीताल घुमाने के लिए ले गया। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हम दोनों भीग गए थे। लेकिन मेरी तबीयत ना खराब हो जाए इसलिए अनुज ने नज़दीक के होटल में ही कमरा ले लिया। हम दोनों ने अपने अपने कपड़े बदले, खाना खाया और बैठकर बातें करने लगे। मौसम ठंडा था, मुझे ठंड लगने लगी। मैं अनुज के बगल में जाकर बैठ गई। अनुज भी अपने पास से मुझे दूर नहीं कर पाया। मैं अनुज की बाहों में सिमटती जा रही थी। हमारी धड़कनें बढ़ने लगी थीं, हमारे कदम बहक रहे थे। मैं अनुज के बचपन का प्यार थी, इसलिए अनुज भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था। तभी अनुज का फ़ोन बजता है। अनुज के फ़ोन पर एक पिंकी नाम की लड़की का फ़ोन आता है और वह लड़की कोई और नहीं, अनुज की मंगेतर थी। उस वक्त मुझे पता चलता है कि अनुज की सगाई हो गई है और अनुज ने इतनी बड़ी बात मुझसे बताई भी नहीं। यह सुनकर मुझे बहुत झटका लगता है और मैं गुस्से में अनुज को एक थप्पड़ मारती हूँ और कहती हूँ तुम कल भी मेरे लायक नहीं थे और आज भी मेरे लायक नहीं हो। तुमने अपने बारे में मुझसे इतनी बड़ी बात, सच्चाई छुपाई सिर्फ मुझे पाने के लिए। अनुज मेरा हाथ पकड़कर कहता है कि मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ। वो सगाई पापा ने ज़बरदस्ती करवाई थी, तुम्हारी शादी हो गई थी इसलिए पापा चाहते थे कि मेरा भी परिवार हो जाए और वह यह भी जानते थे कि मैं अपनी मर्जी से कभी शादी नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने अपनी कसम देकर यह सगाई करवाई थी। लेकिन मुझे अब अनुज की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अनुज से भी दूरियां बना लेती हूँ और अपने बच्चे के लिए जीना शुरू कर देती हूँ।